तक हम लोगों ने पढ़ा था लाइट में रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो अब हम आगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ आज को क्लास को करेंगे। आज क्लास में हम लोग एपरेंट डेप्थ, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हम कुछ चीजें जानेंगे। तो पीछे क्लास को थोड़ा याद कर लेते हैं, पीछे क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो देखो बच्चों, हम लोग पढ़े थे कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करता है तो वह अपने रास्ता को चेंज करता है, वह अपने डायरेक्शन को स्लाइटली चेंज करता है और चेंज करने के क्रम में वह नॉर्मल की ओर भी मुड़ सकता है और नॉर्मल से दूर भी मुड़ सकता है। नॉर्मल की ओर कब मुड़ता है बच्चों? जब वह रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है, अदरवाइज उल्टा मुड़ता है। तो ध्यान दो बच्चों, यहां पे मान लो यह डेंसर चीज है, डेंसर है, लाइट के लिए डेंसर है और यह रेयरर है। तो ध्यान दो, यहाँ पे मतलब कि मॉलिक्यूल्स का जनसंख्या जो है वह कम है, तो लाइट को रास्ता आराम से मिल रहा है, यानी स्पीड इधर ज्यादा होगा। और इधर लाइट के लिए डेंसिटी ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल्स का संख्या ज्यादा है, तो लाइट को ज्यादा टकराना पड़ रहा है मॉलिक्यूल से, तो इसमें स्पीड कम होगा। तो यहां से दो मीडियम में लाइट में या आई एंगल या आर एंगल होता है। साइन आई बाई साइन आर को हम लोग μ2 बोलते हैं, जिसे μ2 बाई μ1 भी बोला जाता है। म्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और म्यू जो डिफिनीशन है किसी मीडियम का म्यू, वह वैक्यूम के आधार पर डिफाइन किया जाता है। तो म्यू का डिफिनीशन होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब म्यू का जो फार्मूला होता है वह c बाई v होता है, जहां c स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, जहां c जो होता है वह स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है और v जो होता है वह स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में होता है, जिस मीडियम का म्यू हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ध्यान दो बाबू, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो साइन आई बाई साइन आर के रेशियो के बराबर होता है, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। यह सब पॉइंट नोट कर लेना, इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। और म्यू जो डिफिनीशन है वह दो मीडियम के स्पीड का रेशियो होता है। अगर हम किसी एक मीडियम का म्यू का बात करेंगे तो दूसरा मीडियम उसके लिए हम वैक्यूम लेंगे। जैसे अगर हम म्यू वाटर बात कर रहे हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम बोलेंगे कि स्पीड लाइट का एयर वैक्यूम में डिवाइडेड बाय स्पीड लाइट का वाटर में। और म्यू ग्लास हम बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे स्पीड लाइट का वैक्यूम में डिवाइडेड बाय स्पीड लाइट का ग्लास में। स्पीड वैक्यूम में मतलब वैक्यूम को लगभग एयर ही मानो, एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम मानेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। और भी ग्लास मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो म्यू का डिफिनीशन याद रखना बाबू, यह स्पीड का रेशियो है ए वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड इन दैट मीडियम। तो म्यू का डिफिनीशन तो तुम बाबू समझ गए। अब यह बात म्यू के बारे में हमको क्लियर हो गया कि एक लाइट अगर कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करता है तो वह अपने पथ को थोड़ा बदलता है, और यह फिनोमेना रिफ्रैक्शन कहा जाता है। रिफ्रैक्शन में लॉ है कि साइन आई बाई साइन आर एक कांस्टेंट होता है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वह दो मीडियम में वेलोसिटी का रेशियो होता है। जिस मीडियम में डेंसिटी ज्यादा हो उस मीडियम में म्यू ज्यादा होगा, जिस मीडियम में म्यू ज्यादा होगा उसमें स्पीड लाइट का कम होगा। मतलब डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है। इतना बात समझ लो बाबू। अब एक टॉपिक लाते हैं हम लोग, एपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्शन का बहुत सारा एग्जांपल्स होते हैं। देखो, एक पानी से भरा हुआ पूल है, वहां पे बॉटम भी है, तुम यहां से देख रहे हो बच्चों। तो लाइट रे यहां गया तो इधर डेंसर मीडियम हम लोग ले लिए, इधर रेयरर मीडियम ले लिए, तो लाइट थोड़ा दूर मुड़ गया, नॉर्मल से थोड़ा दूर मुड़ गया। तो इसको लाइट तो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन को फॉलो करता है, तो इस आंख को लगेगा कि लाइट यहां से आ रहा है,
तो इसके लिए देखो यहाँ यह रिफ्रैक्टेड रे है, देखो बच्चों यह रिफ्रैक्टेड रे है, यह इंसिडेंट रे है और यह रिफ्रैक्टेड रे है। तो इसको रिफ्रैक्टेड रे कहां से आता हुआ प्रतीत होगा यहाँ, तो इस बी का इमेज यहां दिखेगा। यानी तुम्हारा पहले डेप्थ एच था, एच था तुम्हारा रियल डेप्थ, एच जो था तुम्हारा रियल डेप्थ था और तुम्हें छोटा एच एपरेंट डेप्थ दिख रहा है, एपरेंट डेप्थ दिख रहा है, मतलब अब तुम्हें यहां दिख रहा है। बात को थोड़ा ध्यान देना बच्चों, रे यहां से आया और नॉर्मल से थोड़ा दूर मुड़ गया, तो यहाँ पे जो आंख रिफ्रैक्टेड रे का कहां कटता हुआ प्रतीत हो रहा है बाबू, यहाँ। तो पहले इमेज था यहाँ और अब इमेज यहाँ दिख रहा है। इसीलिए वाटर फील्ड ग्लास का बॉटम एलिवेटेड दिखता है, पानी भरा हुआ ग्लास का जो सतह है हमें उठा हुआ दिखता है, क्योंकि रे जाता है थोड़ा दूर मुड़ जाता है, तो दूर मुड़ता है तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसका इमेज हमें यहाँ दिखता है। ठीक है बच्चों, तो पहले बॉटम यहाँ था रियल में और महसूस कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे, तो वही तुम्हारा एपरेंट डेप्थ हो गया। इस मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिए और इधर एयर माने हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिए हैं बच्चों, तो 1। ध्यान दो बच्चों, यहां से रे गया और इधर रिफ्रैक्ट हो गया, तो इंसिडेंट एंगल आई मान लिए और रिफ्रैक्टेड एंगल आर मान लिए। तो जो यहाँ पे मेरा आई बना है, इस लेंथ को अगर हम x मानते हैं बच्चों, इस लेंथ को अगर हम x मानते हैं, तो जो मेरा आई बना है एंगल, जो मेरा आई एंगल बना है, यह लेंथ मेरा x है और यह लेंथ मेरा h है। तो अगर हम tan i लिखें तो x बाई h लिखेंगे और यहां पे एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं। देखो बच्चों ध्यान से, यहां पे जो ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं, ए एम डैश बी डैश, तो ये भी x है। अगर यह x है तो यह भी बाबू x है और यह लेंथ h है। यह लेंथ क्या है बाबू, ए एम डैश h है। यह एंगल क्या हुआ, तो r। कैसे जाने, तो यह अगर r है तो यह r होगा। ध्यान दो, ऐसे दिया हुआ है, यह अगर r है तो यह भी r होगा, तो r ले लिए। तो यहां से अगर हम tan r लिखें तो मेरा वैल्यू x बाई h होगा। अगर हम यहाँ स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, स्नेल्स लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं, स्नेल्स लॉ क्या है, तो म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं बच्चों, तो हम लिखते हैं, देखो ध्यान दो, साइन आई बाई साइन आर, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल और बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता उल्टा, यानी इधर है 1 और इधर है म्यू, तो 1 बाई म्यू। याद करो बच्चों, साइन आई बाई साइन आर लिखोगे तो ऊपर से लिखोगे 1 बाई म्यू, याद रखना इस बात को, 1 बाई म्यू। तो 1 बाई म्यू लिख दिए यहाँ पे। ध्यान दो, μ2 बाई μ1 होता है, तो μ2 के जगह 1 है और μ1 के जगह क्या है बाबू, म्यू है। अब हम जानते हैं फॉर पारा एक्सियल रेज, फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का बात आया। पारा एक्सियल रेज का मतलब वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल के एकदम नजदीक नजदीक चले होंगे, उसके लिए आई आर बहुत छोटा एंगल होगा। आई एंड आर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल होगा। बहुत छोटा एंगल के लिए साइन आई के बराबर हो जाता है, साइन आर के बराबर हो जाता है, tan आई भी आई के बराबर होता है। यह थोड़ा मैथमेटिकल बच्चे ध्यान देंगे, साइन थीटा थीटा होता है और tan थीटा भी थीटा होता है अगर एंगल बहुत छोटा हो। tan r जो है वह r के बराबर है, तो इसलिए साइन आई जो होगा वह tan आई के बराबर हो जाएगा और साइन r जो होगा वह tan r के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों मेरा यहां मिला, चूंकि साइन आई बाई साइन आर 1/μ है। साइन आई को तुम tan आई भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो साइन थीटा भी थीटा है,
tan थीटा भी थीटा है, तो दोनों थीटा बराबर है, तो sin थीटा tan थीटा के बराबर होगा। लेकिन कब? जब छोटा एंगल होगा। और छोटा एंगल कब होगा? तो पारा एक्सियल रेज के लिए। और पारा एक्सियल रेज क्यों लिए? क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमें अप्रोक्सीमेशन लेना था, और सभी अप्रोक्सीमेशन जो होते हैं, सभी जो हम ऑप्टिक्स पढ़े हैं स्मॉल एंगल पे पढ़ेंगे। तो tan i डिवाइडेड बाई tan r, तो 1/μ। यहाँ पे tan i के जगह पे x/h लिख देंगे बच्चों, x/h, और tan r के जगह x/h लिख देंगे बच्चों यहाँ से 1/μ। x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया h/h 1/μ। h बराबर आ गया h/μ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ सीखने को मिला है बच्चों। लास्ट लाइन ध्यान देना यहाँ पे कि एपरेंट डेप्थ जो होता है, एपरेंट डेप्थ जो होता है h, एपरेंट डेप्थ जो होता है h, वह रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू होता है। तो यही एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है बच्चों, कि अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर लाइट ट्रेवल कर रहा है तो वह नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा, और नॉर्मल से दूर मुड़ने के कारण रिफ्रैक्टेड रे सीम्स टू बी ट्रेवल फ्रॉम बी डैश। हमें रिफ्रैक्टेड रे लगेगा कि बी डैश से आ रहा है, इसलिए बी जो है हमें बी डैश पे दिखेगा, यानी बॉटम एलिवेटेड दिखेगा। तो जो गहराई था वह हमें अब एपरेंट कम दिखेगा। तो वही कम गहराई को निकालने के लिए यह सब बात हम किए हैं। देखो बच्चों, एनसीईआरटी के बुक में, एचसी वर्मा के बुक में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम तो है, लेकिन थ्योरी तुम पढ़ोगे तो थ्योरी तुम्हें समझ में आएगा, बहुत तेज भागता है थ्योरी। तो उसी तेज थ्योरी को समझने के लिए यह चैनल है, इसे तुम क्लियरली देखो कि यह चैनल जो है तुमको फायदा देगा कि जो एनसीईआरटी में एक्सप्रेशन नहीं भी किए हुए हैं वह सभी एक्सप्रेशन तुम्हें मिलेंगे, जिनके कारण तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, और उस कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस के लिए तुमको न्यूमेरिकल्स भी कराया जाएगा। और कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तुम्हें बड़े कंपटीशन में क्वालिफाई करने के लिए हेल्प देगा विथ बोर्ड मार्क्स, मतलब बोर्ड में भी तुम्हारा मार्क्स आएगा। इसलिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वीडियोज हमेशा देखो और कंप्लीट करो। इतना विश्वास रखो कि जो बच्चा केयरफुली शुरू से लेकर अभी तक टिका हुआ है और टिका रहेगा, वह जरूर फिजिक्स उसको अच्छा लगेगा। लेकिन उससे एक बात अपने माइंड में बनाना होगा कि हमें अच्छा बनना है, और अच्छा बनने के लिए अच्छा पढ़ना होगा। वह नहीं पढ़ना होगा जो हमें अच्छा लगता है, वह पढ़ना होगा जो मेरे लिए अच्छा है। देखो बच्चों, ध्यान दोगे, एक सीट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में μ1 है और थिकनेस है T1। एक सीट है यहां पर μ2 और थिकनेस दिया है T2। एक सीट दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3 और थिकनेस दिया है T3। तो हमें एपरेंट डेप्थ बताना है। अगर यहाँ पे हमारा आंख रख दिया जाए और एपरेंट डेप्थ हमसे पूछे, तो एपरेंट डेप्थ हमें बताना है। ध्यान दो बाबू, एपरेंट डेप्थ हम कैसे निकालते हैं। तो एपरेंट डेप्थ जो होता है वह होता है रियल डेप्थ बाई म्यू। तो यहाँ पे रियल डेप्थ है T1 बाई μ1 प्लस रियल डेप्थ है T2 बाई μ2, रियल डेप्थ है T3 बाई μ3। तो इस तरह से हम लोग एपरेंट डेप्थ निकालते हैं बच्चों। मान लो कोई सीट है जिसका थिकनेस T या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ है, तो रियल डेप्थ इस सीट का क्या है बच्चों? रियल डेप्थ इस सीट का दिया हुआ है T, और एपरेंट डेप्थ जो है इस सीट का एपरेंट डेप्थ क्या होगा? तो T/μ होगा। तो मान लेते हैं कि शुरू में इतना दूर देखना पड़ रहा था, अब इतना दूर देखना पड़ रहा है, तो यही ना शिफ्ट कर गया। जो मान लेते हैं कि 10 मीटर का कोई चीज है और हमें 8 मीटर गहराई पे दिख रहा है, तो 2 मीटर यह शिफ्ट कर गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं एपरेंट शिफ्ट। तो एपरेंट शिफ्ट क्या हुआ बच्चों? एपरेंट शिफ्ट हुआ रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट शिफ्ट आया T1 - 1/μ।
तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दे सकता है कि एक स्विमिंग पूल है जिसका गहराई रियल में 12 मीटर है और वाटर उसमें भरा हुआ है बाबू। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो अब हमें पूल कितना गहराई पे दिखेगा हमें बताना है। तो एपरेंट डेप्थ पूल का निकालना है, तो रियल बाई म्यू लिखेंगे, रियल डेप्थ अपॉन म्यू। तो रियल डेप्थ है 12 और 4/3, तो कैंसिल करोगे तो 9 मीटर। तो यह तुम्हारा एपरेंट डेप्थ आया। तो इसमें तुम ध्यान दिए कि तुम्हारा केस क्या रहा बाबू कि बहुत सारे सीट्स अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होंगे, तो सबका एपरेंट डेप्थ निकालकर हम ऐड कर सकते हैं और सबका एपरेंट शिफ्ट निकालना होगा। तो यही काम करना होगा, सबका एपरेंट शिफ्ट निकालना होगा। तो T1 -1 - 1/μ1 प्लस T2 ब्रैकेट में 1 - 1/μ2, T3 ब्रैकेट में 1 - 1/μ3। इस तरह से हम एपरेंट शिफ्ट निकाल सकते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताए हैं। मान लो बच्चों एयर का लगभग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, उसे वैक्यूम का 1 होता है, एयर का 1.0008 होता है और वाटर का बाबू दे दिया 1.33 और ग्लास का होता है 1.5। तो बोलेगा तुमसे कौन ज्यादा डेंसर है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वह अधिक डेंसर है और उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है। जो ज्यादा डेंसर होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। यह रहा बाबू रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट, रियल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल बहुत ही एवरेज न्यूमेरिकल्स इसमें पूछे जा सकते हैं। तुम बेसिक से बात जानते हो, प्रूफ कैसे हुआ यह सब एनसीईआरटी बुक्स नहीं दिया है, तो फॉर्मूला देके छोड़ा है, लेकिन तुम्हें सब कुछ बता दिया गया है बाबू। अब तुम्हें हमें नेक्स्ट बात बताने जा रहे हैं लैटरल शिफ्ट। मतलब अगर कोई स्लैब है उस पर लाइट पड़े और लाइट फिर स्लैब को रिफ्रैक्ट करे और फिर निकले, तो कैसे वह कितना शिफ्ट करता है रे, यह हम बात तुम्हें बताने जा रहे हैं। ध्यान दो। तो देखो बच्चों, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। एक स्लैब है, ग्लास स्लैब तुम समझना। एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में म्यू है। दोनों साइड एयर है और एयर का हम लोग 1 लेकर चलते हैं। ठीक है बच्चों। लाइट स्लैब का थिकनेस जो है T दिया हुआ है। लाइट रे एयर से पहला सरफेस पर यहां इंसिडेंट किया, तो नॉर्मल ड्रा कर लिए। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यह रे का एक्चुअल रास्ता तो यह था, एक्चुअल पथ तो यह था, यह तुम्हारा इंसिडेंट रे का रास्ता था बच्चों, यह इंसिडेंट रे हो गया। लेकिन यह रे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में गया तो कुछ अपने रास्ता को बेंड कर लिया, नॉर्मल की ओर बेंड कर लिया। यह डेंसर है तो नॉर्मल की ओर मुड़ गया और नॉर्मल की ओर मुड़ने से यह एक रिफ्रैक्टेड रे यह हो गया, रिफ्रैक्टेड रे QR। और फिर निकलते समय इमर्जिंग एंगल I बनाकर यह निकल गया, यानी कि यह इमर्जिंग रे हुआ। तो जो बातें इससे जुड़ी हुई हैं वह बात समझो। पहला बात है कि इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे दोनों एक दूसरा के पैरेलल होता है। अगर तुम्हें यह बात साबित करने के लिए बोल दे तो सिंपल लाइन है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ऑन फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मीडियम बदलने के लिए 2 बार सरफेस यूज हुआ है, कि यहां एंट्री करते समय और एक बार एग्जिट करते समय, आउट होते समय। तो 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, पर यहां और एक बार यहां। तो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस सरफेस को मान रहे हैं हम, तो लिखेंगे साइन I अपॉन साइन R। तो साइन I बाई साइन R, तो म्यू बाई 1, तो म्यू लिख दिए बच्चों। ऑन सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे जब हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, दूसरा सरफेस तो यहां है, दूसरा सरफेस यह है बच्चों। तो अगर इधर से लिखते हैं साइन E अपॉन साइन R, साइन E अपॉन साइन R, यह अगर R होगा तो अल्टरनेट एंगल से यह भी R होगा, R Z बना रहा है यहाँ पे। तो अगर यह R होगा तो यह भी R होगा। तो साइन E अपॉन साइन R, तो म्यू बाई 1।
देखो बच्चों, साइन ऑफ एंगल मतलब कौन सा एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल का जो रेशियो होता है वह कांस्टेंट होता है, वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के बराबर होता है, लेकिन उल्टा, मैंने साइन आर बाई साइन आर लोगे तो म्यू बाई 1 लोगे, तो लिख दिए। तो यह भी म्यू आ गया, तो यह इधर भी म्यू और इधर भी म्यू, तो इधर दोनों बराबर होगा, इसलिए साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ई अपॉन साइन आर, तो आई साइन आर कैंसिल हो जाएगा, तो आई अपॉन ई हो जाएगा, आई बराबर ई हो जाएगा। मतलब इंसिडेंट एंगल और इमर्जिंग एंगल बराबर हो गया। इसका मतलब नॉर्मल तो दोनों एक ही साइड है, यानी कि दोनों पैरेलल होगा। तो यहाँ पे एक स्टार लाइन होगा बच्चों कि इमर्जिंग रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। इमर्जिंग रे जो होगा वह इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा। इसको ध्यान से समझो, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर और म्यू बराबर साइन ई बाई साइन आर, दोनों म्यू ही है, इसलिए इसको इक्वल करके कर दिए। देखो इसे डायरेक्ट भी बोल के ये बात चला सकते थे, लेकिन हम सब तुम लोग को एनालिटिकल दिखाना चाहते हैं, तो नोट कर लेना ये सब पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान देके इसको समझना। देखो एकदम बेसिक से तुमको लाइट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन तुमको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर तुमको बड़ा लाइट पढ़ना है, कोई भी बच्चा जब बड़ा मैथमेटिक्स, बड़ा फिजिक्स, बड़ा केमिस्ट्री क्यों नहीं सीख पाता है, क्योंकि बस उसके पास बेसिक सोच ही नहीं होता है। तो बेसिक सोच नहीं रहेगा तो छोटे क्वेश्चन में तुम अपने आप को अप्लाई कर लोगे, लेकिन बड़ा क्वेश्चन में तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे, कि तुम संघर्ष करके पढ़ रहे हो, तुम प्यार करके नहीं पढ़ रहे हो। तुमको फिजिक्स से प्यार करना पड़ेगा उसको अच्छी तरह से सीखने के लिए। तो ध्यान दो बच्चों, अब हम आते हैं, यह इमर्जिंग रे हो गया और यह इंसिडेंट रे हो गया, दोनों के बीच यह गैप हो गया, यही लैटरल शिफ्ट कहा जाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोल दिए बी, मतलब इतना दूर खसक गया है, तो इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो पहले यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यह एंगल आई है तो यह पूरा का पूरा एंगल आई होगा, इसमें से आर कम हो गया तो यह एंगल क्या बचा, आई माइनस आर। अगर हम क्यू आर देखो, क्यू आर को तुम देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे क्यू आर देख रहे हो, यह थिकनेस तुम्हें टी पता है। अगर हम यहाँ एम मानते हैं तो इस फिगर को हम यहाँ डायग्राम ड्रा करते हैं। तो यह टी है, यह आर है, और यह टी है, यह आर है, यह क्यू है और यह आर है। ध्यान दो, तो अगर हम कॉस आर लिखते हैं, कॉस आर लिखते हैं तो लिखेंगे बेस बाई हाइपोटेनस टी बाई क्यू आर, इसलिए क्यू आर जो होगा मेरा वह टी बाई कॉस आर आएगा। यानी कि हम क्यू आर निकाल लिए टी के टर्म में, मतलब स्लैब का थिकनेस हमें दिया रहेगा तो हम क्यू आर निकाल लेंगे। अब यहां ध्यान दो, एक फिगर है इस प्रकार का, ध्यान से समझो, यह है बी, यह एंगल है बच्चों आई माइनस आर, ध्यान दो यहां से आई माइनस आर, यह है लेटरल डिस्प्लेसमेंट बी, और यह क्यू है, यह आर है और यह एस है। तो अगर हम, यह 90 डिग्री हो गया तो यह हाइपोटेनस हो गया, यह परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन आई माइनस आर लिखेंगे बच्चों अगर, तो लिखेंगे बी बाई क्यू आर। ध्यान दो, साइन आई माइनस आर लिखेंगे तो लिखेंगे बी बाई क्यू आर। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर साइन आई माइनस आर। क्यू आर का वैल्यू क्या लाए हैं हम, तो t बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर हमें इंसिडेंट एंगल दिया हुआ रहेगा तो हम रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल तो निकाल ही लेंगे। कैसे, तो म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर करके। तो आई हमें पता चल गया, आर हमें पता चल गया, आर हमें पता है, थिकनेस स्लैब का पता रहेगा, तो हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट क्या होता है कि अगर रे के रास्ता में एक स्लैब रख दोगे, रे के रास्ता में एक स्लैब रख दोगे तो रे अपना पाथ चेंज कर लेता है। अब रे यहां से जा रहा था, अब यहां से जाने लगा, तो यही शिफ्ट हो गया। वही लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो देखो बच्चों, फिर से एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
जो तुम्हें याद करनी पड़ जाएंगी, फार्मूला याद करनी पड़ जाएंगी, जिनके कारण तुम अपने आप को बेसिक्स अप्रोच के नहीं होने के कारण तुम बड़े कॉन्सेप्ट्स तक नहीं पहुंच पाओगे। तो सब कुछ तुमको प्रूव किया जा रहा है, यह सब फिगर को समझना, डायग्राम ड्रा करना, जो भी बातें हैं वह तुम्हें बताई जा रही हैं। यह सभी एक्सप्रेशंस बोर्ड में डायरेक्ट एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं आते हैं, इसलिए बहुत सारा डाटा हम लोग लिखने के लाइन में नहीं लिख रहे हैं कि क्या इंसिडेंट रे है, क्या रिफ्रैक्टेड रे है, क्या इमर्जिंग रे है, यह हम बोल के काम चला रहे हैं। हमें इसके लिए न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम का काम देगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट चाहिए और बेसिक्स चाहिए, और उसके लिए तुम प्रूफ जानना जरूरी होता है बच्चों। तो इसे नोट कर लेना। आज के क्लास में अभी तक हम लोग पढ़े एपरेंट डेप्थ, एपरेंट शिफ्ट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, स्लैब से लाइट गुजरेगा तो पैरेलल ही निकलेगा, यह सब छोटी छोटी बातें हम लोग पढ़े, पीछे के क्लास को रिकॉल किए, और फिर अभी हम आगे बातों को बता रहे हैं। देखो, दो प्लेन मिरर अगर कुछ एंगल पर इंक्लाइंड हो तो उनसे कितना नंबर ऑफ इमेज हम पा सकते हैं, इसके बारे में हम तुम लोग को अभी बताने जा रहे हैं। देखो बच्चों, ध्यान देना, एक प्लेन मिरर है और यहां पर एक प्लेन मिरर है। दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल थीटा है। दो प्लेन मिरर हैं और उनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। यहां एक ऑब्जेक्ट रख देंगे दोनों प्लेन मिरर के बीच में, तो प्लेन मिरर से इस प्लेन मिरर से भी रिफ्लेक्शन होगा, इस प्लेन मिरर से भी रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्टेड रे फिर इस पे पड़ के फिर बहुत सारा रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो बहुत सारे रिफ्लेक्शन के बाद बहुत सारा इमेज प्राप्त हो सकता है। तो जब दो प्लेन मिरर होंगे तो दोनों मिलके ज्यादा इमेज बनाएंगे, एक दो इमेज से अधिक इमेज फॉर्म करेंगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस का एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला होता है 360 डिग्री बाई थीटा इफ 360 डिग्री बाई थीटा इज ऑड, 360 डिग्री बाई थीटा -1 इफ 360 डिग्री बाई थीटा इज इवन। मतलब अगर इवन नंबर यह आया तो -1 कर देना, और ऑड आया तो यही डायरेक्ट। तो यह डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए। यह सभी एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल फार्मूलाज हैं, इन्हें याद रखना, क्योंकि फ्यूचर हम नहीं जानते हैं, हो सकता है हमें एनडीए देना हो, एयरफोर्स देना हो, तो ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, पॉइंट्स को रिपीट करते जाएंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो ध्यान दो बाबू, दो प्लेन मिरर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है। तो नंबर ऑफ इमेजेज, यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो नंबर ऑफ इमेजेज होगा 360 डिग्री बाई 90, डिवाइड करोगे तो 4 बार में कटने वाला है बाबू, तो इवन आ रहा है तो -1 करेंगे, क्या आंसर आएगा 3। ध्यान दो बच्चों, मान लो दो प्लेन मिरर के बीच में 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है और नंबर ऑफ इमेजेज हमें बताना है। तो नंबर ऑफ इमेजेज हम लोग लिखेंगे तो 360 डिग्री बाई 60, तो डिवाइड करने से 6 मिलेगा, 6 एक इवन नंबर है तो -1 करेंगे, क्या मिला हमें 5। और नंबर अगर एंगल 72 डिग्री हो तो नंबर ऑफ इमेजेज 360 डिग्री बाई 72 करोगे तो 5 आएगा, तो डायरेक्ट 5 आ गया। ऑड आएगा तो डायरेक्ट ऑड लिख देंगे, इवन आएगा तो -1 करके ऑड रख देंगे। इसका मतलब अगर डिवाइड करने से इंटीजर मिलेगा, 360 डिग्री बाई थीटा करोगे और हमेशा अगर इंटीजर मिलेगा तो हमेशा 100% नंबर ऑफ इमेजेज ऑड नंबर ही बनेंगे। लेकिन अगर डिवाइड करने से डेसिमल में आ जाए, डिवाइड करने से अगर डेसिमल में आ जाए तो नियरेस्ट इंटीजर लिखते हैं। डिवाइड करने से अगर डेसिमल में आ जाए तो नियरेस्ट इंटीजर, मान लो 4.8 आ गया तो नियरेस्ट इंटीजर क्या आया 5, उसमें से एक माइनस कर दोगे तो 4 इमेज बनेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, अगर पूरा पूरी कट गया तो नंबर ऑफ इमेजेज ऑड बनेंगे, लेकिन अगर पूरा पूरी नहीं कटा तो फार्मूला सिर्फ यही रहता है। उस समय 360 डिग्री बाई थीटा को हम लोग
क्या करते हैं, नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो नजदीक में इंटीजर हो। जब 4.1 आएगा डिवाइड करने पे तो 4 लिखेंगे उसे, और 4 में से 1 माइनस करके 3 लिख देंगे। क्लियर है बच्चों, ध्यान देना। और दो मिरर है और दोनों एक दूसरा के पैरेलल हैं। जब पैरेलल मिरर्स होंगे जब, तो उनके बीच में एंगल क्या बना बच्चों, तो 0 डिग्री। पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। तो उस समय नंबर ऑफ इमेजेज मेरे क्या होंगे, यहाँ पे अगर कोई पर्सन खड़ा करो और दोनों साइड प्लेन मिरर पैरेलल में लगा दो, तो नंबर ऑफ इमेजेज होगा 0 से डिवाइड होगा, तो 0 से डिवाइड करने से इन्फिनिटी, तो नंबर ऑफ इमेजेज क्या बनेंगे, इन्फिनिटी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। अगर नंबर ऑफ इमेज देगा तो एंगल पूछेगा, और एंगल दे देगा नंबर ऑफ इमेज पूछेगा, तो किसी भी स्थिति में ये क्वेश्चन तुम लोग बना के आ रहे हो एग्जाम में। क्लियर है बच्चों, तो ध्यान देना है कि अगर हमारा कोई भी सवाल होता है लाइट में, ऑप्टिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल्स होगा तो वह तुम्हारे रेंज में ही होगा। केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, मेहनत करो। एक बात बोल रहे हैं बच्चों, खुश रहने का प्रयास करो, मेहनत करने का प्रयास करो, सभी विषयों पर ध्यान दो, सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ो, और यह चैनल तुम्हें बहुत दूर तक ले जा सकता है। इसलिए इससे जुड़े रहो और इसको शेयर भी करो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो।